शाइन वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का जो आपका चैप्टर 4 है ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। इसका जो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर होते हैं वो इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन से कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो देखने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका क्वेश्चन है फर्स्ट वो है ब्रिटिशकालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। मतलब कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा में के लिए वुड डिस्पेच की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटिशकालीन शिक्षा का आरंभ व विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। मतलब क्या हुआ था, जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा का आरंभ व विकास हुआ था वो भारत में जो आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ था वो ब्रिटिशकालीन शासन से ही हुआ था। ईसाई मिशनरियों ने देश में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली थी। जो ईसाई मिशनरियाँ थी उन्होंने ही जो भारत में आधुनिक शिक्षा है उसकी नींव डाली थी। इन्होंने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार रखा था। लेकिन ब्रिटिश काल में मैकाले के घोषणा पत्र के बाद शिक्षा का व्यवस्थित रूप से विकास किया गया। तो क्या हुआ था, जो ईसाई कमिश्नर था उनका जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो क्या करना था, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। लेकिन जो उसके बाद जो मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र निकाला जिसके द्वारा ही जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा थी या जो आधुनिक शिक्षा थी उसका व्यवस्थित रूप से विकास हो सका था। ब्रिटिशकालीन शिक्षा 1947 ईस्वी तक कायम रही थी। मतलब कि जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया था तब तक हमारे वहाँ ब्रिटिशकालीन शिक्षा ही चल रही थी। इसे स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा का काल भी कह सकते हैं। बाकी इस काल जो शिक्षा है इसे स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशकालीन या आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास को निम्नलिखित शीर्षकों में रखा जा सकता है। पहला है ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रसार। तो ये कुछ तथ्य हैं जिसके अंतर्गत ब्रिटिशकालीन शिक्षा को रखा जा सकता है। जो कि पहला है हमारा ईसाई मिशनरियों के द्वारा शिक्षा का प्रसार। तो इसके अंदर क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया था। वे समझते थे कि शिक्षा द्वारा लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, इसलिए वे भारत में शिक्षा प्रचार के कार्य में लग गए थे। तो जो ईसाई कमिश्नर थी उन्होंने शिक्षा का प्रसार इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता था यदि हम ईसाई धर्म की शिक्षा प्रसार करेंगे तो उसके द्वारा जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने भारत में जो है शिक्षा का प्रचार करना स्टार्ट किया था। इस क्षेत्र में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेन और अंग्रेज धर्म प्रचारकों ने प्रमुख कार्य किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कार्य में अत्यधिक योगदान दिया। वे भारत में ईसाई प्रचारकों को कंपनी में के कर्मचारियों में धार्मिक भावना बनाए रखने तथा भारतीय लोगों को ईसाई बनाने के लिए भेजते थे। तो क्या होता था कि ये जो शिक्षा थी इसके अंतर्गत बहुत सारे से पुर्तगाली हो गए, डच, फ्रांसीसी, डेन, अंग्रेज, इन सभी लोगों ने अपने धर्म प्रचार करने के लिए बहुत सारी सहायता करी थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था इस शिक्षा के अंतर्गत। वे जो क्या करते थे वो बहुत सारे कर्मचारियों को के अंदर ये धार्मिक भावना उत्पन्न करना चाहते थे और बहुत सारे भारतीय लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश में अनेक स्थानों पर मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गई थी। तो एक कारण ये भी था ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रसार करना कि वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए ईसाई मिशनरियों ने स्कूल वगैरह खोले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय समाज सुधारकों द्वारा शिक्षा का प्रसार। तो ईसाई मिशनरियों के साथ साथ राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राधाकांत दास और ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जनता सहयोग प्राप्त करके अनेक विद्यालयों की स्थापना करी थी। बाकी बहुत सारी बुराइयों जो हमारे देश में व्याप्त थी पहले, उस टाइम को मिटाने के लिए उन्होंने जो है शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया था ताकि जो हमारा देश है वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा सन 1798 का आज्ञा पत्र। तो इसमें क्या था, इस आज्ञा पत्र के अनुसार कंपनी ने अपने कर्मचारियों तथा सैनिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अनेक विद्यालयों की स्थापना करी थी। मतलब जो उस टाइम कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, तो उन्होंने जो है अपने कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिए ताकि वह शिक्षित हो सके और अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए थे। कंपनी में मुंबई, मद्रास और बंगाल में 18वीं शताब्दी में बहुत से विद्यालयों की स्थापना कर दी। अंग्रेज़ों की देखा देखी हिंदू तथा मुसलमानों ने भी अपने विद्यालयों को खोलना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद है हमारा सन 1813 का आज्ञा पत्र। तो ये जो आज्ञा पत्र होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सबको अच्छे से लर्न करना है या MCQ वगैरह में पूछे जाते हैं। इस आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा को ठोस तथा व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। कौन सा आज्ञा पत्र था? 1813 का आज्ञा पत्र। ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव रखा गया कि कंपनी की सरकार भारतवासियों की शिक्षा में रुचि ले और इस कार्य के लिए धन व्यय करे।
कंपनी में संचालकों ने इस प्रस्ताव का बहुत विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश संसद ने एक आज्ञा पत्र पास कर दिया जिसे सन 1813 का आज्ञा पत्र कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके कुछ तथ्य थे, वो क्या थे। ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई थी। शिक्षा को कंपनी का उत्तरदायित्व बना गया था और भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने की अनुमति दे दी गई थी। तो ये सारे कुछ जो पॉइंट थे वो इसके अंतर्गत हुए थे, जो हमारा क्या कहते हैं आज्ञा पत्र था 1813 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सन 1814 का कंपनी का आदेश। इसके अंतर्गत क्या था। इसके अंतर्गत कंपनी ने अपने प्रथम आदेश में शिक्षा की उन्नति, देशी शिक्षा तथा प्राच्य भाषाओं की उन्नति, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन व विज्ञान के प्रचार आदि पर बल दिया, परंतु इस आदेश में कोई विशेष बल नहीं हुआ था। उसके बाद है हमारा लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है। ये पत्र कब आया था 1835 में। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। ये आपका एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसमें शिक्षा संबंधी अनेक सुझाव दिए थे। क्या था। पहला था हमारा अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ब्रिटिशकालीन शिक्षा का आरंभ। तो क्या बताया गया था। लॉर्ड मैकाले ने जो अपना आज्ञा पत्र मतलब कि प्रश्न पत्र दिया था 1835 वाला, उसमें उन्होंने बताया था कि जो शिक्षा का माध्यम है वो हमारी इंग्लिश भाषा को बनाया जाए, ना कि लोक भाषा को। अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विद्वान माना जाएगा और साहित्य का अर्थ केवल अंग्रेजी साहित्य ही होगा। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों को रुझान फारसी और अरबी की अपेक्षा अंग्रेजी पर अधिक हो। अनेक भारतीय भी अंग्रेजी इस भाषा का ही ज्ञान का भंडारण शिक्षा का प्राप्त मान चुके थे। मतलब कि क्या कुल मिलाकर उन्होंने क्या, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को ही शिक्षा का सर्वोच्च बना दिया था। मतलब कि जो व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा लिखा होगा वही जो है विद्वान माना जाता था, और जितने भी साहित्य वगैरह थे, धर्मग्रंथ वगैरह थे, उनको भी अंग्रेजी अनुवाद कर दिया गया था और उसी को पढ़ाया जाता था। उसके बाद आ जाता हमारा छनई का सिद्धांत, जो कि मैकाले के विवरण पत्र में था। तो ये वाला हमने जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करा था उसमें बहुत ही अच्छे से देखा था। इसमें भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपको अच्छे से लर्न होता है। इस पत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक विवाद खड़ा कर दिया गया था। इसी संदर्भ में छनई का सन 1814 में कंपनी द्वारा सिद्धांत सामने आया था। मतलब कि एक मैकाले ने पहले एक विवरण पत्र निकाला था जिस पर बहुत सारे विवाद खड़े हो गए थे, तो उसी के संदर्भ में जो लॉर्ड मैकाले उन्होंने जो है छनई का सिद्धांत दिया था 1814 में। इस सिद्धांत के अनुसार यदि शिक्षा समाज के आदेश उच्च वर्ग को प्रदान की जाए तो वह उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक स्वतः ही आ जाएगी। तो मतलब कि इस सिद्धांत के अंतर्गत मुख्यतः सिर्फ यही बताया गया था कि जो शिक्षा है वो समाज के सिर्फ उच्च वर्गों को ही दी जाए। उच्च वर्ग अगर जो शिक्षित हो जाएंगे तो उसके द्वारा ही जो समाज के निम्न वर्ग हैं उन तक शिक्षा स्वयं ही पहुँच जाएगी। मतलब कि उच्च वर्ग से छन छन का शिक्षा जो है समाज के अन्य वर्गों तक पहुँच जाएगी। दूसरे शब्दों में सरकार का कर्तव्य है कि वह केवल उच्च वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे, निम्न वर्ग को तो उसके संपर्क में आकर स्वयं ही शिक्षित हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा छनई के सिद्धांत में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। ईसाई मिशनरियों ने ही इस सिद्धांत का समर्थन किया। लॉर्ड मैकाले ने भी इस सिद्धांत का प्रबल समर्थन करते हुए कहा, इससे हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने की चेष्टा करनी चाहिए जो हमारे और उन लाखों व्यक्तियों के मध्य जिन पर हम शासन करते हैं दुष्भाषीय का कार्य कर सके। मतलब कि इसके अंतर्गत जो है हमारे सब जो लॉर्ड मैकाले थे इन्होंने भी इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया था, और जो ईसाई मिशनरियाँ थी उन्होंने भी इसका बहुत समर्थन किया था। तो जो हमारे लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने क्या कहा था कि जो है हमें इस समय मतलब कि जो उस टाइम चल रहा था उस टाइम पे वो कहते हैं हमें एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो हमारे और जो निम्न वर्ग हैं उनके बीच का मतलब कि डिफरेंस मिटा सके, उनके बीच जो भी दुभाषी है मतलब कि ऐसे बातों का आदान प्रदान कर सके। इस सिद्धांत का स्वीकार करके 1844 में लॉर्ड हार्डिंज ने घोषणा की कि अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसके बाद जब ये जो पत्र स्वीकार कर लिया गया था 1844 में, तो जो लॉर्ड हार्डिंज थे उन्होंने ये घोषणा की कि जो बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको सरकारी नौकरियां की प्राथमिकता दी जाएगी। पहले उनको सरकारी नौकरियां दी जाएगी, बाद में अन्य लोगों को। इस घोषणा के बाद शिक्षा की प्रगति तीव्रता से हुई और स्थान स्थान पर विद्यालयों की स्थापना होने लगी। उसके बाद आ जाता है हमारा वुड का घोषणा पत्र। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सन 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र बनाया था। तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था 1854 ईस्वी में। इस घोषणा पत्र में शिक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला था हमारा भारतीय शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। सेकंड था भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। शिक्षा विभाग में शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे विभाग का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आगे बढ़ते हैं। समस्त व्यय बड़े विद्यालयों में ही नहीं खर्च करना चाहिए। भारतीयों को शिक्षा देने से वह अपने अन्य संबंधियों को शिक्षा देने में समर्थ हो जाएंगे। नए विद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषाएं हों। उसके बाद है हमारा
टॉमस और स्टेनले के प्रयास, तो इनके भी प्रयास बहुत ही मुख्य हैं, इनको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। टॉमस और स्टेनले ने भी भारत में शिक्षा की उन्नति के लिए प्रयास किया था। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप तहसीलों एवं ग्रामों में ही हल्काबंदी के विद्यालय खोले गए थे। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में विद्यालय स्थापित किए गए थे। इसके फलस्वरूप सभी प्रांतों में निम्नलिखित शिक्षाएं संस्थाएं हो गई थी। पहला था राज्य की शिक्षा संस्थाएं, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं और व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हंटर कमीशन आयोग। तो ये कब हुआ था? 1882 में, 1882 में हंटर कमीशन आया था। इस आयोग की नियुक्ति विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था। तो जो हंटर आयोग था उसका निर्माण क्यों किया गया था? जो प्राथमिक शिक्षा होती थी, प्राइमरी एजुकेशन, उस पर विचार विमर्श करने के लिए हंटर आयोग का जो है स्थापना करी गई थी। लेकिन उससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुझाव दिए। इस आयोग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सरकारी और व्यक्तिगत प्रयासों का मिश्रण हुआ था, मिश्रण करने की बात की गई थी और भारतीयों को शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया गया था। इस आयोग में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे, जो कि इस प्रकार हैं। जो पहला हमारा वो है, प्राथमिक शिक्षा का विकास करना आवश्यक था। बल्कि हंटर आयोग के अंतर्गत जो है प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया था, क्योंकि वर्तमान स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है। सेकंड है, जिला परिषद एवं नगर पालिकाओं का यह आदेश दिया गया था कि विद्यालयों के लिए एक निश्चित संख्या में धन रखें। तो ये भी हम लोग अपने शॉर्ट में कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखी उसमें देख सकते हैं और आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वदेशी आंदोलन एवं शिक्षा का प्रचार। तो क्या होता? 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। बाकी जो हमारी 19वीं सेंचुरी थी उसमें जो भारतीय थे उनके अंतर्गत जो है जो राष्ट्रीय अपने राष्ट्र के प्रति जो चेतना होती है उसका जो है प्रभाव हुआ था, वो जागृत हो गई थी। राष्ट्रीय भावना के ओतप्रोत समाज सुधारकों का मत था कि भारतीय विद्यालयों में ही भारत के नवयुवकों का चारित्रिक निर्माण हो सकता है। देश के राष्ट्रीय भावना के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्रों में भारतीयता लाने पर भी बल दे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाएं स्वदेशी भावना का प्रचार एवं प्रसार कर रही थी। अतः स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इसमें दयानंद वैदिक कॉलेज, लाहौर सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस फ्यूक्सन कॉलेज और पूना विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। तो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत क्या था? जो हमारे समाज सुधारक थे बहुत बड़े बड़े, उन्होंने ये बल दिया था कि जो है जो भारत में ही जो हमारे भारतीय लोग हैं, जो नव युवक हैं, उनका चरित्र निर्माण उसके विद्यालयों में ही होता है। इसलिए विद्यालयों में जो शिक्षा होनी चाहिए वो भारतीय शिक्षा भी होनी चाहिए, ताकि जो हमारा भारतीय साहित्य है उसका विकास हो सके। इसीलिए बहुत सारे जो संस्थाएं का उत्पन्न हुए थे उस टाइम पे, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस तरीके की बहुत सारी स्वदेशी जो संस्थाएं थी उनका प्रचार प्रसार होने लगा था। और बहुत सारे कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, जैसे कि दयानंद वैदिक कॉलेज, लाहौर सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस और बहुत सारे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। तो इसमें क्या था? लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए उद्देश्य से 1901 ईस्वी में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित करा था। तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने 1901 ईस्वी में शिमला में जो है एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन के निर्णय के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि भारत में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो। उसने गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने की प्रथा का प्रचलन किया। इसके साथ ही उसने शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विकास एवं प्रसार का प्रशंसनीय प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा का विकास। जो राष्ट्रीय शिक्षा का विकास क्या था, चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन की उग्र राष्ट्रीयता से शाशंकित होकर तथा बंगाल के विभाजन को देखकर अनेक भारतीयों ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार की ओर अपने जो प्रयास थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रारंभ कर दिए, बहुत ही ज़्यादा गति से प्रारंभ कर दिए। मतलब कि क्या है, उस टाइम जो लॉर्ड कर्जन थे वो बहुत ही ज़्यादा उग्रवाद चला रहे थे और बंगाल का विभाजन भी हो गया था उस टाइम, जिससे कि जो भारतीय उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और उन्होंने जो है बहुत सारे राष्ट्रीय शिक्षा जो है उनके विद्यालय खोलना प्रारंभ कर दिए। बंगाल में गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में स्थापित समिति ने से बहुत सारे राष्ट्रीय हाई स्कूलों की स्थापना की गई। इस समय कोलकाता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक ब्रह्मचर्य आश्रम खोला, जो कि आज भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में मतलब प्रचलित है। आर्य समाज ने गुरुकुलों की स्थापना करके प्राचीन वैदिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद आ जाता हमारा गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव। तो ये क्या था? मार्च 1911 ईस्वी में उदार दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में प्राथमिक शिक्षा संबंधी एक प्रस्ताव रखा, जो अस्वीकार हो गया था। इस प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी।
ये जो प्रस्ताव ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, शायद पूछ लिया जाए। तो क्या था, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने 1911 में जो है उदार दल के नेता थे ये एक, और उन्होंने 1911 में जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका के सभा के समक्ष जो है प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था। हालांकि जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, परंतु इसके जो प्रमुख तत्व थे वो आप लोग देख लीजिए। शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए, प्रत्येक प्रांत जो है उसे प्राथमिक शिक्षा की एक योजना तैयार करनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, और जिला बोर्ड एवं म्यूनिसिपल बोर्डों की को शिक्षा संबंधी कार्य आवश्यक करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। उसके बाद आ जाता है हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो ये क्या था, सन 1917 ईस्वी में सैंड्रल की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे मूल उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में अपने सुझाव देना तथा उच्च शिक्षा के संदर्भ में कुछ विचार प्रस्तुत करना था। इस आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस आयोग ने अंतः विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना भी सुझाव दिए। आज का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उसी का विकास रूप है। आगे बढ़ते हैं, हर्टाग समिति। तो ये हर्टाग समिति क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो सन 1927 ईस्वी में फिलिप हर्टाग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला था हमारा, नए विश्वविद्यालयों को खोलने की अपेक्षा पुराने विश्वविद्यालयों में ही सुधार किया जाए। सेकंड था, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट था, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की आयु 6 से 10 वर्ष की निश्चित करनी चाहिए। पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए और निरीक्षण कार्य अधिक कर दिया जाए तथा पढ़ाई का समय भी निश्चित कर दिया जाए। तो ये था हमारा हर्टाग समिति। तो हर्टाग समिति कब हुई थी, 1927 में। उसके बाद है हमारा व्यावसायिक शिक्षा तथा वुड। तो इसमें क्या था, एबर्ट प्रतिवेदन प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों से ब्रिटिश सरकार को इस बात को सोचने के लिए प्रेरित किया कि भारत में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी के फलस्वरूप सन 1936 से 37 में श्री एबर्ट और श्री वुड ने व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर विचार किया था। तभी जो है 1937 का जो 1937 और 1936 में श्री एबर्ट और श्री वुड ने जो है व्यावसायिक शिक्षा पर समस्याओं का विचार किया था और जो है एक प्रार्थना पत्र रखा था। तो इसी को व्यावसायिक शिक्षा का तथा वुड कहते हैं। इन्होंने सामान्य के संदर्भ में अनेक सुझाव प्रस्तुत किए थे, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया था। उसके बाद है हमारी बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा क्या थी, चलिए देख लेते हैं। जो है महात्मा गांधी ने 1937 ईस्वी में वर्धा में हुए एक शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की योजना प्रतिपादन करी थी। इसमें 7 से 10 वर्ष तक बालक बालिकाओं का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था थी। तो इसके अंतर्गत क्या था, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 1937 में वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था, शिक्षा सम्मेलन, जहाँ पर एक योजना प्रतिपादित की थी, जिसके अंतर्गत जो है 7 से जो 10 वर्ष तक बालक बालिकाएं हुए उनके लिए शिक्षा जो थी वो निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई थी। बेसिक शिक्षा आज देश की राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा बन गई है। श्री टी.एम. निगम के अनुसार बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया अंतिम एवं सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो बेसिक शिक्षा है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो है उपहार है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें किसी आधारभूत शिल्प को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद है हमारा सर्जेंट योजना। ये क्या थी, चलिए देख लेते हैं। सन 1944 में भारतीय शिक्षा सलाहकार जॉन सर्जेंट को भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर एक स्मृति पत्र तैयार करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने शिक्षा के विभिन्न स्तरों और विभिन्न पक्षों के संबंध में व्यापक सुझाव दिए, जिनसे एक जो है सुझाव निम्नलिखित थे। कौन से थे, जो पहला था हमारा वो था 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए नर्सरी विद्यालयों की स्थापना की जाए और यह शिक्षा निःशुल्क हो। दूसरा था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा दी जाए। थर्ड था हमारा हाई स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रमों को साहित्य और औद्योगिक 2 भागों में बांटा जाए। और जो फोर्थ था वो था बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्षों का हो। उसके बाद है इसके अंतर ही इस प्रकार स्वतंत्रता के पूर्व इन सुझावों को लागू करने का प्रयास किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार के पैर पर अब भारत की पृथ्वी पर लड़खड़ा रहे थे। भारत विभाजन संबंधी समस्याओं के कारण जो शिक्षा संबंधी सुझाव के प्रति लोगों को ध्यान न रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका था। तो ये था हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको कैसे रन करेंगे, या फिर ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो है आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा है उसका पूरा का पूरा चैप्टर का निचोड़ है। मतलब कि
आपका जो ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा ये चैप्टर है, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो सारे इसी क्वेश्चन में हैं। तो अगर जो आप इसी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें हम लोगों ने सारे आयोग, हंटर कमीशन और लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, छनई का सिद्धांत और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आयोग वगैरह था, जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए थे, सारा कुछ देख लिया है। तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो आप इसी वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर का पूरा जो समझिए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे निकल जाएंगे। इसी से आपके शॉर्ट टाइप बनते हैं, इसी से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसी से आपसे वेरी शॉर्ट बनते हैं, वन लाइनर बनते हैं और इसी से आपका जो है दीर्घ बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये ओवरऑल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपका ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर जो कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर जो आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, इस आंसर का PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।